नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले 1 घंटे बात होने वाली है आपकी निवेश की स्ट्रैटेजीज़ को लेकर। जी हाँ, अलग अलग निवेश की गुत्थी जो है उसका समाधान लेकर आते हैं इस शो में हम। भले ही आपने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रखा हो या छोटी अवधि के लिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना हो, हमारे पास आपके हर सवाल का जवाब है। आज भी बेहद खास पेशकश शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज बताएंगे म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने की, यानी म्यूचुअल फंड की एग्जिट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, आपको कौन से फंड में निवेश करना चाहिए ये तो हर कोई आपको बताता है, लेकिन किस फंड से एग्जिट हो जाएं, इसकी स्ट्रैटेजी आज हम आपको बताएंगे। फंड घाटा दे रहा हो तो आपको निकलना चाहिए, और फंड का AUM बढ़ गया हो तो आपको निकलना चाहिए। वो कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक फंड के साथ आपको अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए, आज इस पर हमारा फोकस होगा सबसे पहले शो पे। साइबर क्राइम जरा संभल कर हमारी पेशकश में आज। अगर आप अपने फ़ोन को पब्लिक चार्जिंग प्लेसेस पे चार्ज करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। कैसे चार्ज पर लगाकर आपका फ़ोन हैक हो सकता है, कैसे हैकर्स जो हैं बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कैसे अपना फ़ोन चार्ज पे लगाएं, और वो किस वायरस के ज़रिए आपका फ़ोन हैक करते हैं, आज उस पर बारीकी से चर्चा होगी एक्सपर्ट के साथ। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की खासियत ये है कि इस शो में हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इसीलिए अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आप छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर भी हमें देख रहे हैं तो अपने सवाल जो है आप यूट्यूब पर छोड़ सकते हैं। देखिए, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इस शो में होती है, इसीलिए जितना डिटेल में सवाल भेजेंगे उतना डिटेल में आपको हम सलाह भी दे पाएंगे। हर लक्ष्य के लिए, छोटी अवधि, लंबी अवधि के लक्ष्य हो, घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट, बाहर सैर सपाटा या कोई गाड़ी खरीदनी हो, या फेस्टिव सीजन को लेकर आपको अपने खर्चों की प्लानिंग करनी हो, हमारे एक्सपर्ट के पास आपके हर खर्च को लेकर, हर निवेश को लेकर प्लान मौजूद है। चलिए, और शो की शुरुआत हमारी बेहद खास मुहिम SBI म्यूचुअल फंड भारत निवेश, जहां पर हम आपको बताते हैं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों से के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल हमने शुरू की है, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। और इसी मुहिम के चलते हर महीने की 4 तारीख को जो है हम आपको कहते हैं कि आपको अपनी SIP ज़रूर ही करनी चाहिए। और हर गुरुवार को बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम एक ऐसा सेगमेंट लेकर आते हैं जहां पर निवेश की बारीकी को लेकर बात होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये तो आपको हर जगह जानकारी उपलब्ध होगी ही, लेकिन म्यूचुअल फंड से एग्जिट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी एंट्री स्ट्रैटेजी है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए समझते हैं। शरद टंडन फाउंडर है इन्वेस्ट एट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। शरद जी, आपका स्वागत है इस पेशकश में। और देखिए शरद जी, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको अपनी पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना चाहिए आपको, उसका एक अलग होमवर्क होता है। लेकिन जितनी इम्पॉर्टेंट एंट्री स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड में शरद जी, क्या उतनी ही इम्पॉर्टेंट एग्जिट स्ट्रैटेजी भी होगी? कैसे समझाएंगे आप इसको? कविता, पहले तो धन्यवाद मेरे को इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। एंड अगर बचपन में किसी ने रेस दौड़ी होगी तो शुरुआत उतनी ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट है जितना ही खत्म करना उस रेस को। उसी तरह निवेश में जब आपने पैसा डालते टाइम अपना एक संकल्प किया है एंड एक गोल से सेट करके उसको आपने डाला है, तो निकालने के लिए भी आपके पास उतने ही माइलस्टोन होने चाहिए। अब किन किन परिस्थितियों में उसको निकाल सकते हैं? पहला तो अगर आपका लक्ष्य पूर्ण हो गया हो, सो इफ यू हैव रीच्ड योर गोल, टाइम टू लुक एट एग्जिट स्ट्रैटेजी। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन मान लीजिए आपको
दिसंबर में पैसे की जरूरत है तो आप दिसंबर में ही पैसा निकालें। आपको अगर इक्विटी में है तो आपको प्रॉब्ली जुलाई अगस्त से ही थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके डेट में या लिक्विड में जाके पैसा निकालने का आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, आपको अपना कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। उसी तरह दूसरा एक कारण हो सकता है कि किसी भी मटेरियल चेंज ऑफ द स्कीम एज वी कॉल इट, कि क्या होता है कि कई बार फंड मैनेजर बदल गया, कई बार म्यूचुअल फंड को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया, किसी स्कीम के ऑब्जेक्टिव बदल गए। आपने डाला था सोच के स्मॉल कैप फंड है, लेकिन स्कीम ने कहा स्मॉल कैप के अलावा मिड कैप भी लेंगे, तो क्या आपके लिए वो उचित है उसमें बने रहना? अगर नहीं तो आपको वहां पे मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो पे रीलुक करना चाहिए। एक बार अपने पोर्टफोलियो को आप देखें कि ये आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से अलाइंड है नहीं है, तो एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जनरली हमने देखा है जैसे पिछले 3 साल में, अगर 4 साल में आप मार्केट देखेंगे, टिल सितंबर 2024 वी वर गोइंग वन वे अप, ऊपर ही जा रहे थे। तो आपका इक्विटी पोर्शन अगर आपने मान लिया 60% रखा था अपने पोर्टफोलियो में, वो बढ़ के 75-80% हो गया। इट इज अ क्लियर, वहां पे आपको ट्रिगर एक आता है कि वहां से थोड़ा हम पोर्शन इक्विटी से कम करके डेट में या बैलेंस फंड में जाएं, तो उसको हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। या दूसरा तरीका है, सितंबर के बाद से इक्विटी नीचे जा रही थी, अभी डेट का परफॉर्मेंस बेटर है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कट्स हुए हैं, तो हमारा अगर डेट का एलोकेशन बढ़ गया है, हम वहां से पैसा निकाल के थोड़ा इक्विटी में कर लें या बैलेंस फंड में कर लें। तो रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो हर टाइम टाइम पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपने जिंदगी में हम लोग को बचपन में सिखाया गया था कि अगर गलती की है तो उसको सुधार लो। सो कई बार क्या होता है कि हम कुछ इंटरनेट पे देख रहे हैं, कुछ न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं, कुछ प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट या एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड आ रहे हैं, एंड हमने उसको बगैर समझे खाली इन्वेस्ट कर दिया एज व्हाट वी कॉल मोमेंटम ट्रेडिंग के चक्कर में। तो जब हम ऐसा करते हैं और हमको मान लिए 4 महीने बाद 5 महीने बाद रियलाइज हुआ ये पोर्टफोलियो में मेरे प्रोडक्ट ठीक नहीं है, सो मार्केट में जो हम लोग बोलते हैं कट योर लॉसेस, वी नीड टू एग्जिट दैट फंड, दैट कैन बी वन। सो व्हाट आई कॉल, वो त्याग का एक पड़ाव होता है जहां पे आपको सोचना है मेरा नुकसान हो गया, अब बाहर मैं दूसरी ये बनाऊंगा, या ज्यादा पैसा बन गया है तो निकल लो, वो त्याग करना ही पड़ेगा मार्केट में। सो तो ये शरद जी 4-5 लेकिन तरीके अब से आपका पैरामीटर में आप हाँ, चेंज कर सकते हैं। मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आ रहा है, मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक लागू हो जाती हैं एक्टिव फंड्स पे, वो फंड्स जिनको फंड मैनेजर्स जो हैं हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो पैसिव भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग उसमें बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बहुत ट्रेंड में हैं आजकल। अब इस तरह के फंड में से निकलने को लेकर आपके पास क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से बाजार को ही रिफ्लेक्ट करती है, वो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ही मिरर करती हैं, तो फिर आप कैसे निर्णय लेंगे? तो कविता, पैसिव फंड में जो एक डिफरेंशियल किसी भी स्कीम्स के बीच में आता है वो आता है ट्रैकिंग एरर का। मान लीजिए अगर आपने 4 फंड हाउस के इंडेक्स फंड देखे, तो उसमें जो ट्रैकिंग एरर है दैट इज अ क्रिटिकल पोर्शन एक बेंचमार्क परफॉर्म आउट परफॉर्म करने का, अंडर परफॉर्म करने का। जहां पे आपको लगे 2-3 क्वार्टर में ट्रैकिंग एरर एक फंड की बढ़ रही है, आपको प्रॉब्ली देखना चाहिए उस फंड से निकल के दूसरे पैसिव फंड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। या कई बार क्या होता है, आपका मान लीजिए मिड कैप फंड आपने एक ट्रैक किया ईटीएफ, और कोई मिड कैप स्टॉक बड़ा ग्रो हो गया है तो उसको उठा के हमने लार्ज कैप में एक्सचेंज में कर दिया, या स्मॉल कैप को मिड कैप में लिया। जब ये बदलाव होंगे तो अगर आपके ईटीएफ ट्रैक कर रहे हैं तो उसको बेंचमार्क को ट्रैक करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता कि वो आपके लायक हैं तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। चलिए, अब क्योंकि आपने पैरामीटर्स यहाँ पे स्थापित कर लिए हैं, मुझे ये बताइएगा, एक एक पैरामीटर पे थोड़ा सा हम बारीकी में जाते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि आपका गोल नज़दीक आ सकता है। खैर, परफॉर्मेंस को लेकर तो मुझे सवाल पूछने ही है, परफॉर्मेंस का थोड़ी सी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन आपके जब गोल नज़दीक आ रहे होंगे तब किसी फंड से एग्जिट करना या पूरे फंड एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज एन एसेट क्लास इक्विटी में से ही, है ना? तो तब शायद इक्विटी से निकलकर आप डेट म्यूचुअल फंड में जाना चाहें, वो रणनीति सही होगी? या एक इक्विटी फंड से निकल के दूसरे इक्विटी फंड में जाएं तो रिस्क तो जस का तस ही है, लेकिन आपका गोल क्योंकि अचीव हो रहा है, आपको अपने गेन्स प्रोटेक्ट करने हैं, तो इसीलिए आपको निकलने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए।
तो कविता, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफर करता है, और ऐसा नहीं कि सारे इक्विटी फंड्स का रिस्क फैक्टर सेम है। बट आइडियल कंडीशंस में अगर रिटेल निवेशक की बात करें हम लोग, तो इक्विटी से आपको अगर लार्ज कैप में है तो डेट में जाना चाहिए, मिड कैप में है तो डेट में जाना चाहिए, बैलेंस में। आइडियली पिछले आपका गोल जब भी आ रहा है उससे 12 महीने पहले आपको लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड में पैसा धीमे धीमे करके शिफ्ट करना चाहिए, सो दैट आपका मार्केट परफॉर्मेंस लिंक उसमें रिड्यूस हो जाए एंड आपका इंटरेस्ट रेट एक्रूवल आता रहता है। बट कई लोग, जैसे मान लीजिए मैं खुद का एग्जांपल दूं, या मेरे जैसे कई लोग होंगे, प्रॉब्ली आप, जो प्रीडोमिनेटली पोर्टफोलियो अपना स्मॉल कैप में चला रहे हैं, क्यों? हम हाई रिस्क ले रहे हैं, तो हमारे लिए रिस्क कम करने के लिए हम स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में भी जा सकते हैं या बैलेंस में जा सकते हैं। तो हमारे लिए वो रिस्क का पैरामीटर चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन ईच ऑफ दी सेपरेट इंडिविजुअल। परफॉर्मेंस की एक बात मुझे आपसे पूछनी है। अब परफॉर्मेंस भी ख़राब है, ये मैं कैसे कंपेयर करूं अगेंस्ट द बेंचमार्क, अगेंस्ट माय पीयर्स? क्योंकि परफॉर्मेंस और रिटर्न मेरे ख्याल से एक पहला पैरामीटर भी होता है जिसके बेसिस पे आप फंड का चुनाव करते हैं। हालांकि वो पास परफॉर्मेंस होती है, बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क होता है वो फंड में निवेश करने का। अब एग्जिट करने के लिए मैं उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखूं? क्योंकि बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। एक फ़ंड जो है अपनी एक फ़िलॉसफी, अपनी एक थीम के हिसाब से चलता है। कुछ फंड्स वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। हर मार्केट साइकिल में वो फंड चलेंगे, नॉट नेसेसरी। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर परफॉर्मेंस एक फैक्टर है जो मुझे ऑन दोज बेसिस अगर मुझे एग्जिट करना है किसी फंड से, तो मैं उसको कैसे आंकूं, उसकी तुलना कैसे करूं? तो कविता, बड़ा अच्छा का सवाल है ये, एंड हर रिटेल निवेशक के मन में ये दुविधा रहती है। तो मैं अपने निवेशकों को एडवाइस सिंपल करता हूं कि अगर आपने एक कैटेगरी का फंड लिया है तो बेंचमार्क इमटेरियल, उसका पीयर ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने मिड कैप लिया तो 10 मिड कैप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लार्ज कैप लिया है 10 लार्ज कैप कैसे, स्मॉल कैप कैसे कर रहे हैं, सेक्टर में सेक्टर। अब उसका क्या होता है, कभी भी आप, कोई भी आदमी होगा, हमेशा टॉप ऑफ द चार्ट फंड नहीं ले पाएगा। तो आपके लिए कंसिस्टेंट रिटर्न बनाने के लिए सिंपल फंडा है कि आप सेकंड क्वार्टाइल में जो कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर रह रहे हैं या फर्स्ट क्वार्टाइल में फंड रह रहे हैं वहां पे रहें। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि जो फंड आपका पिछले 4-5 क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टाइल में था, अब वो धीमे धीमे सरकते सरकते सेकंड क्वार्टाइल में आ गया है और थर्ड की तरफ जा रहा है, इट्स अ रेड फ्लैग। आपको उसका पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, कुछ उसके बारे में डीप इंसाइट्स लेनी पड़ेंगी। प्रॉब्ली इट्स अ सिग्नल टू लुक एट ऑप्शंस, ऑल्टरनेट्स, आइदर टू कंटिन्यू और टू मूव आउट ऑफ दैट। बट जहां आपको लग रहा है क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 के फंड्स नीचे क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 4 की तरफ मूव कर रहे हैं परफॉर्मेंस 2-3 क्वार्टर में, आपको एक रेड फ्लैग है कि आप देख के उसको निकल सकते हैं या किसी और फंड में एलोकेट कर सकते हैं। एंड peer group is important rather than the benchmark performance या absolute return। मेरे ख्याल से इस पर तो और भी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरा समय पूरी डिस्कशन के लिए, टॉपिक के लिए यही समाप्त होता है। लेकिन पैरामीटर्स आपने बताए, जो बेंचमार्क आपने बताए हैं, बहुत ज़रूरी है निवेशक को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि दो एक्सट्रीम दिखाई देते हैं इन्वेस्टर्स के बिहेवियर। या तो वो सालों साल निकाल देते हैं एक फ़ंड में, परफॉर्म नहीं भी कर रहा होगा तब भी वो मोह में आ जाते हैं, और या तो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हाल ही में हम देख भी रहे हैं, फटाफट रिटर्न के चक्कर में फ़ंड ले तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको निकलना भी उतनी ही जल्दी होता है जैसे ही बाजार की चाल बदलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 1 साल का समय दें अपने फ़ंड को परफॉर्म करने में, और बहुत ज़रूरी है कि फ़ंड की बारीकियां खुद समझें, कहाँ निवेश किया है, किस स्ट्रैटेजी के तहत निवेश किया है, फ़ंड मैनेजर किस तरह की कॉल्स ले रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन शरद जी, आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कविता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार आपके पैसों का ख्याल, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपके फ़ोन के ख्याल से जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। सिर्फ इतना बोल देती हूँ कि अगर आप वो शख्स में से हैं जो कहीं पर भी बाहर निकले हों, अपने घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, जहाँ आपके पास फ़ोन का चार्जर नहीं है और हर जगह जाके आप चार्जिंग पॉइंट ढूंढते हैं, तो वक्त आ गया है कि आप अपनी इस आदत में सुधार ले आइए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक और हमारी अब खास पेशकश साइबर क्राइम ज़रा संभल कर, और इसमें हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको अपने पैसों का ख्याल रखना चाहिए। आजकल सभी चीज़ें आपके फ़ोन पर हैं, भले ही आप शॉपिंग कर रहे हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, या किसी भी तरह का आपकी कोई एक्टिविटी है, सब कुछ चीज़ें हम फ़ोन पर करते हैं। आपका ये जो फ़ोन है, ख़ास तौर से अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपकी आर्थिक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जहाँ पर आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल नए तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो जाना या स्कैम हो जाना, एआई स्कैम्स होना, ये तो आप लगातार सुनते ही रहते होंगे। लेकिन आजकल हैकर्स ने एक नया तरीका अपना लिया है, वो है अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाके अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है, और हैक होने के बाद ज़रूरी फाइल्स और डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स तक हैकर्स के पास पहुंच सकती है। ये सब कैसे होता है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और अमित, पहले तो हम पब्लिक वाईफाई तक ही थोड़ा सा सतर्क रहने के बारे में बातचीत करते थे कि भैया पब्लिक वाईफाई पे आप कोई भी ट्रांजैक्शंस मत कीजिए, जितना हो सके अपने फ़ोन को आप ब्राउज़ ना करें, ज़रूरी काम अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कीजिए। लेकिन अब चार्जिंग पर भी इश्यूज़ होने लग गए हैं। एयरपोर्ट्स पे आप जा रहे हैं, बस टर्मिनल्स पे आप जा रहे हैं, आप कैफ़े में जा रहे हैं, आजकल तो सब जगह आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं और आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अब ये हैकिंग का एक नया तरीका बनता जा रहा है हमें। जी हाँ, बिल्कुल, इसको जूस जैक टेक्निक बोलते हैं। इसमें आपके चार्जिंग पॉइंट के पीछे एक डिवाइस लग जाती है, जो कि हाई मेमोरी डिवाइस होती है, और जब आप चार्जिंग करते हैं, तो आपके मोबाइल को वो क्लोन कर सकता है, पूरा डेटा कॉपी कर सकता है। एक बार डेटा कॉपी हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पर्सनल डिटेल्स, पिक्चर्स, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, सब कुछ उसके पास पहुँच जाएँगे। ये टेक्निक नॉर्मली जब हम डिवाइस फोरेंसिक्स करते हैं, वहाँ इस्तेमाल होती है, जब किसी क्राइम में कोई मोबाइल मिलता है और उसको एविडेंस कलेक्शन के लिए हमें डेटा कॉपी करना है, तो इस तरह की टेक्निक से हम डेटा कॉपी करते हैं, स्टक कर लेते हैं और क्लोनिंग डिवाइस क्लोन डिवाइस क्रिएट कर लेते हैं, और उस क्लोन डिवाइस पर फिर हम एविडेंस कलेक्शन करते हैं ताकि ओरिजिनल डिवाइस डैमेज ना हो। पर सेम टेक्निक अभी क्रिमिनल अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चार्जिंग पॉइंट के पीछे ये बड़ा सस्ता डिवाइस आता है, उसको लगा देते हैं। ऐसे में जब आप उन पॉइंट्स पर भरोसा कर मोबाइल चार्ज करते हैं, तो नॉर्मली एंड्रॉयड डिवाइसेस क्लोन बड़े आराम से हो जाते हैं। इसलिए खतरा बढ़ा रहता है, और आपको ये ध्यान देना होगा कि कभी भी पब्लिक प्लेस पर चार्जिंग करते समय यदि आपके मोबाइल फोन में एक पॉपअप आता है, जहाँ पर वो डेटा कॉपी करने के लिए परमिशन मांगता है या कोई सेटिंग्स इनेबल करता है, तो कृपया वो ना करें, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर ये चीज़ पहले हम वाई-फाई के लिए भी कहते थे, क्योंकि यदि आप और मैं एक ही वाई-फाई से कनेक्टेड हैं, तो मैं आपका ट्रैफिक देख सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। अब मैन इन द मिडल अटैक इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं और आपका एन्क्रिप्शन लेवल एक ही होता है। तो इसको चेक कैसे करना है, कैसे पता करें कि ये जूस जैकिंग इस पोर्ट पर हो रही है या जो वाई-फाई है सेफ है, अनसेफ है, इसके लिए एक एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली। उस एप्लीकेशन का नाम है मूवी आर्मर। इस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आईफ़ोन के लिए अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी। आप इसके थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी पोर्ट जिसको आप चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके थ्रू आपका डेटा तो नहीं जा रहा, वो अलर्ट दे देगा। दूसरा, वो आपके वाई-फाई को भी चेक करेगा कि वाई-फाई सेफ है, अनसेफ है, कि किसी ने इसको हैक कर रखा है, तो वो हैकर कौन है, उसका आईपी भी दे देगा। और आप यदि उस आईपी को स्क्रीनशॉट ले लें और पुलिस को दे दें, तो हैकर को पकड़ा भी जा सकता है। तो ये एक मोबी आर्मर करके डिवाइस है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कुड बी माय वन ऑफ द रिकमेंडेशंस। अमित, मुझे बताइएगा, केवल पब्लिक चार्जिंग में ये प्रॉब्लम है? क्या पब्लिक प्लेसेस में फ़ोन चार्ज करने से बचना चाहिए? सीधा सा मतलब क्या इसका ये होगा, क्योंकि आप अपना चार्जर ले जाइए, जहाँ भी आपको पोर्ट दिखाई दे आप वहाँ पे लगाकर अपना फ़ोन चार्ज कीजिए अपने चार्जर से, ऐसा कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, प्रेफ़रेंस मैं वही दूँगा कि आपका अपना पावर पॉइंट हो। आप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यूएसबी डेटा केबल भी है और चार्जिंग केबल भी है। तो इसलिए आप एक ही केबल से डेटा कॉपी कर पाते हैं। ऐसे में कोशिश कीजिए कि आपका प्लग जो है वो पावर प्लग हो और अपने पावर प्लग से ही चार्ज करें। यदि आप कहीं यूएसबी से चार्ज करना ही पड़ रहा है, तो फिर आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं मूवी आर्मर के थ्रू। मैंने एक चीज़ बोली कि ऐसा नहीं होगा कि अपने आप डेटा क्लोन होगा, एक पॉपअप आएगा आपको, और उस पॉपअप को आप कई बार इनेबल कर देते हैं और उसके बाद डेटा क्लोन कॉपी हो जाता है। तो एक वार्निंग तो ज़रूर आएगी,
लेकिन लोग नॉर्मली उस वार्निंग के बारे में जानते नहीं है और वो गलती कर देते हैं और इसलिए डेटा चला जाता है। तो यही प्रेफरेंस है कि आप पावर पॉइंट ही इस्तेमाल करें, और यदि यूएसबी चार्जिंग कर रहे हैं तो देख लें कि कोई पॉपअप तो नहीं है, कोई डेटा मास स्टोरेज में तो कॉन्फ़िगर नहीं हो गया यूएसबी। और तीसरा, यदि आप और प्रोटेक्ट करना मैं चाहते कह हो रही हूँ तो साइड मोबी डीबी आर्मर में के तुम्हें थ्रू जूस हैकिंग। यस जी अमित बोलिए। मैं कहता हूँ तीसरा, मैं मूवी आर्मर ऐप जो रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो भी आपको इस तरह के खतरों से बचा सकता है जो कि वाईफाई से हैं या चार्जिंग पॉइंट से हैं या लिंक से हैं या क्यूआर कोड से हैं। क्यूआर कोड स्कैनिंग से भी बहुत चीजें हो गई। अभी लोगों ने देखा कि फ्री वाईफाई के लिए क्यूआर कोड लगे हुए थे जगह जगह, उसको स्कैन किया, उनके फोन से डेटा चला गया या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। ऐसे में बचना चाहिए, क्योंकि आप फ्री के चक्कर में उस क्यूआर कोड को कैसे चेक करेंगे क्यूआर कोड सेफ है और इसी पर्पस के लिए है, कुछ और पर्पस तो नहीं है। तो वो भी आप मूवी आर्मर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। मूवी आर्मर में फैसिलिटी है, आप क्यूआर कोड आगे बढ़ने से पहले एक बार मूवी आर्मर से स्कैन कर ले, बता देगा ये सेफ है अनसेफ है, ये डेटा चुरा सकता है, ये एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, आपका फाइनेंशियल डेटा तो नहीं चुरा रहा है, आपके पैसे तो नहीं ट्रांसफर कर रहा। क्योंकि दिक्कत ये है कि क्यूआर कोड भी हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं। विजिटिंग कार्ड से लेकर, होटल के मेन्यू कार्ड से लेकर, एडवर्टीजमेंट है, बिल है, आपके शादी का कार्ड है, आपके बर्थडे के कार्ड है, आपके बोर्डिंग पास है, आपके पेमेंट तो है। इस वजह से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इवन वाईफाई कनेक्शन क्यूआर कोड दे दिया। तो ये थोड़ी थोड़ी सी मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस जरूरत है लोगों को। जो कन्वीनियंस आ गई है वो कन्वीनियंस के संग एक रिस्क भी आ रहा है, और वो रिस्क से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस देना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए तो एक चीज़ तो ये तय हो गई है कि आपका डेटा चोरी हो जाएगा और जितने भी आपके फ़ोन में, क्या किसी भी तरह का वायरस भी आपके फ़ोन में डाला जा सकता है जिसको लेकर जो है आपको ट्रैक किया जाए और बड़ा धोखा आपके साथ हो, एक तरह से विक्टिमाइज़ करने की पूरी कोशिश की जा सकती है ऐसे चार्जिंग पोर्टल्स के ज़रिए? अमित, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अमित, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अमित, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत, ऑडियो इशू, लेकिन मोटी बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक प्लेसेस में अपने फ़ोन लैपटॉप्स को आपको चार्ज करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। यूएसबी डेटा ब्लॉकर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। स्पेसिफिक ऐप्स हैं जिनके ज़रिए भी आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई हैकिंग या किसी भी तरह का वायरस तो नहीं छोड़ा गया है अगर आप अपने फ़ोन या लैपटॉप को पब्लिक प्लेसेस में चार्ज करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम साइबर और कमेंट बॉक्स पे अपना पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो है हमसे आप प्लान करवा सकते हैं लाइव हमारे शो पर। आज एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं निखिल कोठारी एटिका वेल्थ मैनेजमेंट से। निखिल, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और निखिल, हमारे दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीकांत पाटिल। श्रीकांत, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम श्रीकांत पाटिल है, अभी नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, और मेरा सिप है 60,000 पर मंथ, और मेरा एज है बहुत सारे फंड्स हैं 14। श्रीकांत, बहुत सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, क्यों ऐसे? राइट मैडम, एक्चुअली वही पूछना था क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ तो एग्जिट लोड का इशू आ रहा है, और मेरा फाइनेंशियल गोल जो है वो 15 ईयर्स का 5 करोड़ का है। तो इसीलिए एग्जिट लोड क्यों आ रहा है? आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया है क्या इन फंड्स में? इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका मैडम। मेरा आज का पोर्टफोलियो है 8.40 लाख। पर कितना टाइम हुआ इन्वेस्ट करके? 1 साल से ज़्यादा हो गया सभी पोर्टफोलियो में? इसमें मैं सिप बढ़ाते जा रहा हूँ, एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, 3 मंथ। अभी मेरा सिप हो चुका है 60,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन सभी फंड्स में आपकी SIPs जो हैं 1 साल से ज़्यादा हो गई हैं? लगभग क्वाइंट, निपॉन और ICICI प्रूडेंशियल में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। बाकी अभी 6 महीने में हो चुकी है बाकी ये। तो आपको एग्जिट लोड की प्रॉब्लम सभी फंड्स में तो नहीं आनी चाहिए। सिर्फ एग्जिट लोड की प्रॉब्लम की वजह से आपको फंड्स कम करने हैं या और भी कोई रीजन है जिसकी वजह से आपको पोर्टफोलियो हल्का करना है? कि 5 करोड़ तक ये अगर मेरा रिटायरमेंट प्लान के लिए यूज हो जाएगा तो क्या मैं इसमें से शिफ्ट कर दूं या मुझे कोई एडिशनल अमाउंट और एडिशनल कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अप्रैल 26 में और इसमें 15,000 का एडिशनल शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है,
चलिए बताते हैं कि फंड्स कैसे हैं और दूसरा एग्जिट लोड का इशू होता क्या है। तो निखिल, श्रीकांत का पोर्टफोलियो आप चेक कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे समझना है कि ये जिस एग्जिट लोड की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत दर्शकों को एग्जिट लोड के बारे में जानकारी नहीं होती है और निवेश का नज़रिया जैसा भी हो, एग्जिट लोड कितना मायने रखता है टू बी कंसिडर्ड व्हेन एग्जिटिंग अ फंड। ओके, तो सबसे पहले कविता, एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड ये होता है कि कोई भी आप फंड में निवेश करो और उससे पहले आप अगर एक ड्यूरेशन से पहले आप निकाल रहे हो तो फंड हाउस आपको 1% से 2% चार्ज करती है एज ए एग्जिट लोड। वो क्यों चार्ज करती है? क्योंकि एक फंड जब वो किसी का निवेश लेते हैं तो उसमें एक टेन्योर होता है कि उस फंड में कितने टेन्योर के लिए आपको पैसे डालने चाहिए, और उससे कम से आप निकाल रहे हो तो आपका एग्जिट लोड लगता है। जैसे आपका अधिकतर एग्जिट लोड इक्विटी फंड्स में होता है, तो इक्विटी फंड्स में अगर आप कोई भी फंड में डालते हो और 1 साल से पहले आप अगर निवेश को निकाल रहे हो तो आपका 1% एग्जिट लोड लगता है। तो जैसे उन्होंने कहा, श्रीकांत SIP कर रहे हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट का 1 साल कंप्लीट होना पड़ेगा। तो उनके जो स्टार्टिंग के इंस्टॉलमेंट होंगे वो शायद एक साल से कंप्लीट हो गए होंगे, पर जो अभी रिसेंटली जो भी इंस्टॉलमेंट गए हैं वो अगर 1 साल से कम का टेन्योर है, तो जब वो निकालेंगे तो जो भी उनकी फंड वैल्यू होगी उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ये इक्विटी फंड में इसलिए रखते हैं कि सो दैट इन्वेस्टर खाली इक्विटी फंड में 1 साल के लिए नहीं आए, लंबे अवधि के लिए आए, सो दैट उनको वो एक आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि आप 1 साल से पहले अपने पैसे को मत निकालिए। तो निवेशक जब निवेश करते हैं उनको एग्जिट लोड देखना चाहिए। हालांकि वो इक्विटी फंड में डाल रहे हैं तो ऐसे भी उनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो एग्जिट लोड इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं करता है। पर कभी भी आप पैसे डाल रहे हो तो एग्जिट लोड को हमेशा चेक कीजिए कि आपका टेन्योर, जो आप निवेश का टाइम फ्रेम है आपका, और जो फंड का एग्जिट लोड का टाइम फ्रेम है, एग्जिट लोड टाइम फ्रेम आपके टेन्योर से कम होना चाहिए। अगर आपके टेन्योर आपने 2 साल की डाला और एग्जिट लोड 3 साल का है तो उस फंड में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपका एग्जिट लोड 1 ईयर का है और आप 5 साल की डाल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया एग्जिट लोड क्या होता है। फिर मैं आता हूँ श्रीकांत की क्वेरी पे। तो श्रीकांत अभी 60,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, काफी अच्छी अमाउंट की SIP कर रहे हैं वो। जैसे उन्होंने कहा कि उनका 15 साल का टाइम फ्रेम है तो उनको इक्विटी फंड में निवेश करने चाहिए। तो जो उनके फंड्स है सब इक्विटी फंड्स है अधिकतर, तो वो एक अच्छा टेन्योर कैटेगरी, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विटी फंड में आप 15 साल के निवेश कर सकते हो। 60,000 की SIP से लगभग आप जो कॉर्पस क्रिएट करोगे वो लगभग 3.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। पर उनको 5 करोड़ चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि आप SIP 60,000 की कीजिए, पर हर साल SIP को बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी SIP की धनराशि भी बढ़नी चाहिए। तो आज वो 60,000 की कर रहे हैं, हर साल मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि वो 10% से अपनी SIP बढ़ाए। अगर वो ये करते हैं तो उनका जो 5 करोड़ का कॉर्पस है वो ये अचीव कर सकते हैं। फिर आपने जो फंड्स के लिए कहा कविता, जैसे आपने उनको कहा कि उनके बहुत सारे फंड्स है, नियम से एक पोर्टफोलियो में आपके 5-6 फंड से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 15-16 फंड्स को ले लिए हैं, तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। तो जैसे आप उनका अगर फंड देखोगे, उन्होंने क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, 4 स्मॉल कैप फंड लेके रखे हैं। तो मैं कहूंगा ये कंसोलिडेट करके एक ही बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP कीजिए। उन्होंने मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लिया, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लार्ज कैप बायस के लिए उन्होंने निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए उन्होंने यूरोप और US टेक फंड लिए हैं एडवाइस के, वो एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उनमें भी एक ही फंड रखना चाहिए। फिर उन्होंने थीमेटिक फंड्स काफी लिए हैं। उन्होंने फार्मा का थीमेटिक फंड लिया है, ग्लोबल कंज्यूमर लिया है, इंफ्रा फंड्स लिया है। तो ये थीमेटिक फंड्स नॉर्मल निवेशक के लिए नहीं है, क्योंकि आपका एंट्री और एग्जिट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उनको हाई रिस्क थीमेटिक फंड चाहिए तो मैं कहूंगा ICICI प्रूडेंशियल का थीमेटिक फंड ऑफ फंड है, जहाँ पे फंड मैनेजर अपने आप थीम चेंज करते हैं बेस्ड ऑन द आउटलुक ऑफ द फंड मैनेजर। तो वो ये सारे फंड्स के SIP स्टॉप करके एक ही फंड में ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक फंड ऑफ फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने निपॉन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड लिए हुए हैं, वो वहां पराग परी का फ्लेक्सी कैप फंड लिया, उनमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्होंने एक ELSS फंड भी लिया है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी टैक्स रिजीम में आते हैं। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो ELSS करने की जरूरत नहीं है, और वहां पे उनको 3 साल से पहले वो निकाल भी नहीं पाएंगे। तो मैं कहूंगा उसमें SIP बंद करके अपने पराग परी फ्लेक्सी कैप में अपना SIP बढ़ा सकते हैं। सेम उन्होंने क्वांट इंफ्रा फंड और PSU फंड लिए, वो सारे फंड्स मैं कहूंगा स्टॉप करके एक ही फंड ICICI थीमेटिक फंड ऑफ फंड में अपना SIP कर सकते हैं। तो उनको केवल 5 या 6 फंड चाहिए। वो पराग परीक, ICICI थीमेटिक फंड ऑफ फंड, अपना मोतीलाल का मिड कैप, DSP नेक्स्ट 50 और बंधन स्मॉल कैप, इन 5 फंड में अपने SIP को कंसिडर कीजिए, और निपॉन लार्ज कैप इनको कंसिडर कीजिए, और 6 फंड में अपनी SIP करते रहिए और हर साल उनमें SIP बढ़ाते रहिए। निखिल, ICICI थीमेटिक फंड ऑफ फंड को क्यों रेकमेंड किया जा रहा है?
ओके, सो थीमेटिक क्या होता है कि आपको आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे थीमेटिक फंड ऑफ फंड क्या करते हैं, वो एक फंड मैनेजर को जो थीम्स अच्छी लगती है उनके वो फंड्स में डालते हैं। तो ये फंड ऑफ फंड है, तो ये आईसीसी फंड में आप पैसे डालते हो, थीमेटिक फंड में। और फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अगर उसको बैंकिंग अच्छा लग रहा है, फार्मा अच्छा लग रहा है, उनको टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है, तो वो उनके आईसीसी के या दूसरे किसी फंड हाउस से सेक्टर फंड में निवेश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब एक जैसे कहा पीएसयू में 4 साल पहले पीएसयू बहुत सस्ते थे और आपने उस टाइम पे डाला होता तो आपने अच्छा रैली बनाया है, पर हो सकता है आज पीएसयू महंगा हो, तो वहां पे वो फंड मैनेजर जब उनको पीएसयू अच्छा लगे तो पीएसयू सेक्टर फंड में डाल देंगे। जब उनको लगे यहाँ पे रैली ओवर हो गई तो वहां से वो पैसा मूव करके कोई और फंड में डाल देंगे, राइट। कभी उनको बैंकिंग अच्छी लगी तो बैंकिंग में डाल के फिर वो कहीं और मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो सेक्टर फंड से थीमेटिक फंड में जो एंट्री और एग्जिट टाइमिंग करनी होती है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, और आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आप फंड से निकल नहीं रहे हो। और फंड मैनेजर बिकॉज अपने आप ही वो थीम चेंज करते रहेंगे, तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और एक रिस्क मिटिगेशन हो जाता है उसमें। निखिल, एडलवाइस यूरोप डायनेमिक फंड, एडलवाइस का यूएस टेक इक्विटी फंड ऑफ फंड रेकमेंड किया है आपने। दूसरा, अगर हम थीम्स की बात कर रहे हैं, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इनके पास फार्मा, हेल्थ केयर भी आपने कहा है कि उसमें बने रह सकते हैं। जबकि ग्लोबल कंज्यूमर फंड से आपने इनको निकलने की सलाह दी है। इन्वेस्को के इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर फंड में से आपने कहा है कि इनको रिडीम कर लेना चाहिए, जबकि अब की बार ये तो खैर ग्लोबल कंज्यूमर फंड है। बट हैविंग सेड दैट, क्या इनको यूरोप और यूएस के टेक इक्विटी से निकलने की सलाह फिलहाल आप नहीं देंगे, कंसिडरिंग जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही हैं? अगर इन्हें डालना ही है तो ही कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सपोजर टूवर्ड्स यूएस मार्केट, वो भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाए तो बेटर नहीं है? एग्जैक्टली, इसलिए मैंने ये 2 फंड को होल्ड करने का है। यूरोप फंड इसलिए कहा है क्योंकि यूरोप जो मार्केट है पिछले काफी सालों से चला नहीं है, बट आफ्टर दिस होल ट्रम्प डायनामिक्स जो चेंजेस हुए हैं, यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा पैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं। तो यूरोप एज ए मार्केट शुड डू गुड इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो अगर उनका ऑलरेडी एक्सपोजर यूरोप पे है तो मैं कहूंगा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यूएस का जो टेक फंड है वो जो कंपनीज में निवेश करता है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है वैसी कंपनीज अपने पास, राइट। तो उनके लिए, तो वो एक्सपोजर के लिए यूएस टेक फंड जो इनका है वो उनको अलग डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये 2 फंड में वो बने रह सकते हैं, रिमेनिंग जो बाकी फंड है वो वहां से एग्जिट हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर श्रीकांत, आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ? यस मैम, यस। बताइए, और कोई सवाल आपको पूछना है? नहीं, निखिल थैंक से? यू मैम, सर ने सही सलाह दे दी है। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राजेश का सवाल लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। और देखिए, इनके स्कीम में तो, इनके पोर्टफोलियो में तो 5 एसबीआई की ही स्कीम्स हैं। लार्ज कैप, ईएलएसएस, कॉन्ट्रा, पीएसयू, स्मॉल कैप है, और 2 आईसीआईसीआई की स्कीम्स हैं इनके पास। अब बताइएगा क्या करना चाहिए इनको? हाँ, तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि राजेश जी ने जो निवेश किया और टाइम फ्रेम लिया है, तो उसके लिए इक्विटी में जैसे उन्होंने निवेश किया वो एक सही तरीका है। और उन्होंने टारगेट भी जो बनाया है 1.5 करोड़ का, वो टारगेट भी जो जो उनकी एसआईपी है उससे वो करते रहेंगे तो अचीव हो सकता है। बट जैसे कविता जी, आप भी हमेशा सलाह देते हो कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपनी एसआईपी बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड लॉन्ग टर्म कॉर्पस क्रिएट करते हो। जैसे हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम ये कहते हैं 4-5 स्कीम्स होनी चाहिए जो अलग कैटेगरी की होनी चाहिए और अलग फंड हाउस से होना चाहिए, तभी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आप एक ही कैटेगरी के 3-4 फंड रखते हो तो ब्रॉडली वो उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता नहीं है। तो जैसे उन्होंने किया है कि उन्होंने 5 एसबीआई के फंड लिए, 2 ऐसे फंड लिए, मैं कहूंगा उनको कंसिडर करके एक ही एसबीआई का फंड रखना चाहिए, एक वो आईसीआईसीआई का फंड रख सकते हैं, और बाकी जो दूसरी जगह है वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड है एसबीआई का, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएलएसएस जो फंड है वो, जैसे मैंने कहा, टैक्स रिजीम, अब टैक्स रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम करते हो तो ईएलएसएस फंड में निवेश करके आपके लिए फायदा नहीं है, क्योंकि आप वहां पे आप 3 साल का अपना पैसे को लॉक इन कर रहे हो। तो मैं कहूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर सकते हैं, तो उसके लिए वो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, तो उनको अलग डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह मैं उनको कहूंगा वो इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में डाल सकते हैं, सो दैट उनको एक फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, कॉन्ट्रा थीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। पीएसयू जैसे सेक्टर फंड लिया उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि पिछले 4-5 साल पीएसयू ने काफी अच्छा किया है, तो पिछले की रैली देखिए आप सेक्टर फंड में निवेश मत कीजिए। सेक्टर फंड में आपको तब निवेश करना चाहिए जब वो सेक्टर बहुत खराब दौर से गया है और अब जी आपको जी तो पीएसयू जी में कहूंगा निखिल।
कंसोलिडेट कर पीएसयू में वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इनको डिसकंटिन्यू करना है। बाकी सलाह मेरे ख्याल से राजेश जी के लिए हमने फ्लैश कर दी है स्क्रीन पे, लेकिन दर्शक मेरे साथ दरअसल फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। निखिल, उनसे बात करते हैं। शेख इलियास साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार, कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं सऊदी अरब या रियाद से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा है सर। फंड्स के नाम मैं रिपीट कर देती हूँ। हमेशा देखता हूँ यूट्यूब पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ सीखा हो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमारे शो से, हमारे एक्सपर्ट से। तो धन्यवाद देखने के लिए हमारा शो। आपके पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एसबीआई का गोल्ड फंड है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। ये सही है जानकारी जो आपने हमें दी है? ठीक है, ठीक है। 20, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ तो मुझे वो मालूम करना है मेरा पोर्टफोलियो सही है। हाँ हाँ, और वही 10 चेक साल के लिए करेंगे। मेरे को 10 साल के लिए करना है। 10 साल के लिए करना है। अभी आपकी वैल्यू क्या होगी सर पोर्टफोलियो की? सॉरी, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी? मैं अभी स्टार्ट किया ना, 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, चलिए ठीक है। फंड्स तो आपने वैसे सभी ठीक ही लिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प हम कर देते हैं, बता देते हैं। निखिल 10 साल और इनको इन्वेस्ट करना है और 1 CR का गोल है। क्या इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी होगी? जैसे जो उन्होंने एसआईपी की है उससे वो अपना कॉपस जो है वो लगभग अचीव कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि एसआईपी अमाउंट तो आपको जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको एसआईपी बढ़ाना चाहिए। तो उसमें उससे आपका कॉपस काफी अच्छा क्रिएट हो सकता है। जो उन्होंने बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बहुत ही कंसोलिडेटेड रखा है। 5 फंड्स लिए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग फंड हाउस से लिए हैं। तो फंड में उनको कोई चेंज की जरूरत नहीं है। जो और उन्होंने गोल्ड भी लिया है, तो एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने कमोडिटी और लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, सब फंड्स का मिड कैप सब में निवेश किया है, तो काफी अच्छा है। तो उनको पोर्टफोलियो में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी एसआईपी को जैसे वो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपनी एसआईपी भी बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये 2 चीज करते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी जो अभी जो करंट एसआईपीज है उससे लगभग जो कॉपस वो जो क्रिएट करेंगे, राइट, उनका लगभग नजरिया कितना साल का रहेगा, टाइम फ्रेम? निखिल 10 साल है इनका नजरिया, 10 इयर्स। 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में जो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो उनको जो एसआईपी अमाउंट है इससे वो 50 लाख का लगभग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकेंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप एसआईपी बढ़ाते हो तो आप उससे अपना 15% से अपने एसआईपी बढ़ाते हो तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। 1 करोड़ का जो गोल है उनका। इलियास जी, कोई सवाल आपको पूछना है? मैं बस यही मालूम करना था मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अगले दर्शक अक्षय का सवाल लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, डीएसपी मल्टी एसेट इनके पास है। बताइए क्या रिकमेंडेशन होगी इनके लिए? जैसे अभी आपने कहा कि 10,000 की अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हो लगभग 10 साल से 50 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, बट अगर वही आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाता है तो आप 10,000 के एसआईपी से अगर 20 साल करते हो तो भी आप 1 करोड़ का कॉपस अचीव कर सकते हो, राइट। तो जैसे उन्होंने जो अक्षय ने कहा है कि अभी उनकी जो एसआईपी है अगर वो 20 साल करते हैं तो उसे 1 करोड़ का कॉपस क्रिएट कर लेंगे और इसी को अगर 10% से बढ़ाते हैं तो अपना कॉपस 2 करोड़ का भी लगभग अचीव कर सकते हैं। तो ये उनका ब्रॉडली रहेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि वो एसआईपी बढ़ा सकते हैं। अगर वो 25,000 की एसआईपी करते हैं, राइट, तो वो तो अपना कॉपस को 3 करोड़ का अचीव कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपके एसआईपी अमाउंट से आप अपना कॉपस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने फंड इनके काफी अच्छे हैं, मेरे ख्याल से वो आपके चैनल्स को कंटिन्यू देख रहे हैं, उन्होंने अच्छे फंड सेलेक्ट किए हैं। तो फंड्स में उनको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको अगर एसआईपी बढ़ाना है तो अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। उसमें कोटक का मल्टी कैप या बजाज का मल्टी कैप या ग्रो मल्टी कैप, कोई भी एक फंड वो अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। और अगर उनको हाई रिस्क थोड़ा सा चाहिए तो थीमेटिक फंड जो हमने भी डिस्कस किया
उसको वो ऐड कर सकते हैं ICICI थीमेटिक फंड। बट मैं कहूंगा कि इनको बहुत ज्यादा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। केवल SIP बढ़ाते रहे एग्जिस्टिंग फंड में, तो उनका लॉन्ग टर्म का गोल अचीव हो सकता है। चलिए, तो ये सलाह दी जा रही है अक्षय को। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि कई बार लोग जो हैं बहुत लंबे अवधि के सवाल पूछते हैं हमसे, और उनको हम रेकमेंड करते हैं निखिल कि आप 2 फंड में डालिए, 4 फंड में डालिए। फंड को ऐड भी तो करना होगा ना पोर्टफोलियो में। अब उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह का फंड ऐड करें, कब ऐड करें, ये कैसे आपको पता चले? सी कविता, ब्रॉडली आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितनी भी अवधि हो, कितने भी अमाउंट, बड़ा अमाउंट हो। ओके। और आपको जब फंड सेलेक्ट करें तो आपको अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होने चाहिए और अलग अलग फंड हाउस से होनी चाहिए। तो अगर आपने जब SIP स्टार्ट की है, हो सकता है आपने एक लार्ज कैप फंड और एक मिड कैप फंड से स्टार्ट किया है। फिर फ्यूचर में आपको जब SIP बढ़ानी है तो आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड को ऐड कर सकते हो। तो उस तरह से आप फंड को अपने ऐड कर सकते हो। जब आपको ऐड करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो हर 3 साल में रिव्यू करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंड सिलेक्शन जो आपने किया है। कहीं उसमें फंड मैनेजर चेंज हो गया है, उनकी अगर थीसिस चेंज हो गई है, तो आप अपने फंड को चेंज कर सकते हैं। और जो आपकी स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है, वो भी आपको देखना चाहिए कि कोई सबके सब ऐसे नहीं हो कि सबके सब क्वालिटी में इन्वेस्ट, खाली क्वालिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, या सबके सब वैल्यू स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो आपके जो फंड हाउस सिलेक्शन होते हैं, उसमें आपको ये देखना चाहिए कि कोई क्वालिटी को फॉलो कर रहा है, कोई एक थोड़ा वैल्यू स्टाइल का या कॉन्ट्रा स्टाइल का स्टाइल है उसकी मैनेज करने की, किसी की मोमेंटम प्लस ग्रो स्टाइल ऑफ मैनेजिंग फंड है। तो अगर आप ऐसे 3-4 अलग अलग कैटेगरी के स्टाइल और कैटेगरी के फंड लेते हो, तो आपका एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड आप निवेश कर सकते हैं, और उसी को आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। चलिए, एक और सवाल हमारे पास है यूट्यूब के ज़रिए अरविंद साहब का, और इन्होंने कुछ गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, 2050 में रिटायर होने वाले हैं, 2019 से SIP ये कर रही हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू भी हमें दे रखी है, और स्टेप अप करना चाहते हैं 2000 रुपये से भी अपने पोर्टफोलियो को। मिरर एसेट का लार्ज कैप है इनके पास, और कोटक का फ्लेक्सी कैप है, HSBC का मिड कैप है, SBI का स्मॉल कैप, HDFC का मल्टी कैप है, बंधन का भी स्मॉल कैप है। NPS में भी इनका पैसा जाता है, सरकारी कर्मचारी है तो वो कटता ही होगा, उसकी डिटेल्स दे रखी है। साथ ही इन्होंने इनका PF का भी डिटेल्स हमें दिया हुआ है। 15 साल के बाद 1 करोड़, 20 साल के बाद 1 करोड़ बच्चों की शिक्षा के लिए और शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए 12 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारी है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इनका कुछ पेंशन से भी हिस्सा आ जाएगा, बट पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं है, और साथ ही इनके गोल्स अचीव होंगे या नहीं होंगे, ये इनका सवाल है। 30,000 की SIP फ़िलहाल चल रही है, और पहले तो मेरे ख्याल से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ही लक्ष्य जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा के लिए 1 CR, और उसके वो 15 साल में, उसके बाद 20 साल में शादी के लिए भी 1 करोड़ चाहिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए इनको चाहिए 12 करोड़। 2050 में ये कह रहे हैं कि ये रिटायर हो जाएंगे। ओके, अभी इनके पास ही मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट निकल इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा ये है कि इनके पास टाइम होराइजन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास लंबा समय हो, तो अगर आपकी शुरुआत छोटी भी हो ना, तब भी आप कवर अप कर सकते हैं। और हालांकि रिटायरमेंट को लेके इन्होंने अपना गोल 12 करोड़ का रखा है। मुझे नहीं पता कि कितना बैकअप है इनके पास इन टर्म्स ऑफ पेंशन, बट हैविंग सेड दैट, इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं क्योंकि इनके पास लगभग अभी और 25 साल है, तो ऐसे में 12 करोड़ भी ऐसे अचीवेबल टारगेट फ़िलहाल लगता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने शायद अपना इन्फ्लेशन फैक्टर इन करके 12 करोड़ की एक फिगर डिराइव की है। निखिल, क्या कहेंगे? 12 करोड़ रीजनेबल अमाउंट है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके वैल्यू डिराइव की होगी। अभी जो 30,000 के SIP कर रहे हैं, और अभी जो उनका बैलेंस है 16 लाख रुपए का, और वो 2,000 रुपए से हर साल बढ़ाते हैं। पहले तो कहूंगा कि 2,000 रुपए कम है बढ़ाने का हर साल। स्टार्टिंग में आप 2,000 बोल सकते हो, बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वो 2,000 से आप अमाउंट को भी अपना बढ़ा सकते हो। आपको अपना टारगेट ये रखना चाहिए कि मुझे 10% से बढ़ाना है। तो आप अभी 30,000 की कर रहे हो, अगले साल आप 33,000 की कीजिए, फिर 36,000 की कीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पर अभी मैं अगर इनको ने जो ने कहा है 2,000 की अगर वो बढ़ाते हैं, 30,000 रुपए की SIP करते हैं, तो लगभग अगले 15 साल में उनके पास 2.79 करोड़ हो जाएंगे। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसी पैसे को वो कंटिन्यू करते हैं, तो 20 साल में उनके पास लगभग 5.5 करोड़ हो जाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उसके बाद भी उनके पैसे बचेंगे रिटायरमेंट के लिए। जो उनका एनपीएस है उसमें वो कंटिन्यू करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए एनपीएस में बन जाएंगे उनके पास। तो इस जो करंट जो बता रहे हैं और जो 2000 के एसआईपी से बढ़ाते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई और शादी का लक्ष्य आराम से अचीव हो सकता है, और रिटायरमेंट के लिए अभी लगभग 40-50% आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर लोगे। रिमेनिंग पोर्टफोलियो के लिए आपको अपने एसआईपी को बढ़ाना चाहिए, और जब भी आपके बोनस आते हैं, लमसम पेमेंट्स आते हैं, सरकारी नौकरी में जैसे आपका हर 2-3 साल में जब पे स्केल चेंज होते हैं तो उनका डीए अलाउंस बढ़ता है, तो उस तरह से वो अपने एसआईपी को उस टाइम पे लमसम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं तो, और 25 साल का टाइम फ्रेम है, तो आप थोड़ा सा भी अमाउंट अपने एसआईपी को बढ़ाते हो तो आपका एक बहुत बड़ा लमसम पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा आपके रिटायरमेंट के लिए। और जैसे आपने कहा कि पेंशन अगर है तो वो भी कुछ हद तक एक्सपेंसेस को टेकन केयर कर लेगी। उन्होंने फंड्स के कहा है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके 4-5 फंड जो है अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो वो काफी अच्छा है। केवल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उनको। उनके पास कोटक फ्लेक्सी कैप है और मेरी लार्ज कैप है। कोटक फ्लेक्सी कैप भी एक लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियो है, तो मैं कहूंगा कि वहाँ फ्लेक्सी कैप की जगह पे अपनी जो फ्यूचर की एसआईपी है मल्टी कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उनको मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। एचएसबीसी मिड कैप फंड में कर रहे हैं तो वो उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या दूसरे कोई मिड कैप फंड को में निवेश कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप फंड रन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वो अपने कंसिडर करके एक बंधन स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, और एचएसबीसी मल्टी कैप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ये पोर्टफोलियो उन्हें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप की जगह पे वो बिजनेस साइकिल फंड या मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, और बंधन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप को कंसिडर करके एक ही स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। तो अब और एसआईपी कंटिन्यू करके हर साल बढ़ाना पड़ेगा उनको अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए। बच्चों की पढ़ाई और शादी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपने इनके पोर्टफोलियो को देख लिया है और सलाह भी आपने दे दी है कुछ नई एसआईपीज़ शुरू करने की, और कुछ में इनको आपने जारी रखने की भी सलाह दी है। तो चलिए, ओवरऑल गुड न्यूज़ अरविंद जी, आपके सभी गोल्स अचीव हो जाएंगे। आपने स्टेप अप करने का मन भी बना के रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी कारगर साबित होगा आपके लिए। ऑलराइट निखिल, मेरे ख्याल से शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है। आपने शिरकत की, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और दर्शकों को मैं छोड़े पर अपना पूरा पोर्टफोलियो भेज दीजिए। आपकी शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन सही होनी चाहिए, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप मार्गदर्शन ले, सहायता ले, एडवाइस ले हमारे एक्सपर्ट की, जो लाइव आपसे बात करते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं रोज़ाना। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।